तो लगातार टीएमसी की विक्ट्री आई, कल रिजल्ट आया और दीदी फिर से सत्ता में एक बार फिर से आ गई। तो हमारे साथ सौरभ जुड़े हुए हैं जो बताएंगे कि क्या स्ट्रैटेजी रही या फिर कैसा जीत का जश्न मनाया जा रहा है कोलकाता में, वेस्ट बंगाल में। अ, हाँ, धन्यवाद अंजलि मुझे जोड़ने के लिए आपके साथ। और जहाँ तक की बात है कोलकाता में जीत का और जश्न का, तो अभी जो हिंदी मीडिया को अगर आप देखते हैं तो आपको यही नजर आ रहा होगा कि कोलकाता में हिंसा बढ़ गया है। ऐसा कहा जा रहा है कि ममता दीदी जब से सरकार में आई, टीएमसी के गुंस जितने हैं वो सारे हिंसा बढ़ा दिए हैं। कहीं आग लग रहा है तो कहीं तोड़फोड़ हो रहा है, कहीं लूट लिया जा रहा है दुकानों को। तो ये सब खबरें आ रही हैं, पर इसके दो पहलू हो सकते हैं। एक पहलू ये है कि एक पहलू ऐसा है कि या तो ये टीएमसी के गुंडे कर रहे होंगे। टीएमसी के गुंडे तो हम नहीं कर सकते क्योंकि हम एक स्वतंत्र मीडिया है, तो हम कैसे कर सकते किसी को गुंडे। तो टीएमसी के लोग कर रहे होंगे, जो वहाँ के लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं। अगर वो परेशान होंगे, बीजेपी चूंकि जब वो बढ़त में थी, बीजेपी जब अपने आप को पूरा हवा बनाए हुई थी बंगाल में, तो पूरा बीजेपी के जो जय श्री राम का टॉर्चर उन्होंने सहा है, शायद उसका वो भड़ास निकाल रहे होंगे अगर ऐसा कुछ हुआ है तो। अदरवाइज एक काम और हो सकता है कि आने वाले समय में 2022 में यूपी में इलेक्शन है, तो कहीं ना कहीं आप माने या ना माने, लेकिन ये बात सच्चाई है कि पूरे देश में जो मोदी का इमेज था, मोदी जी का इमेज था, हमारे प्रधानमंत्री जी का इमेज था, वो बंगाल इलेक्शन से बहुत ज्यादा खराब हुआ है। तो ये भी हो सौरभ सकता सौरभ है एक कि बात उनके जो बताइए। हाईकमान होंगे सौरभ या सौरभ जी एक बात बताइए कि कहाँ कमी रह गई, बीजेपी से कहाँ कमी रह गई, कहाँ पर ऐसी चूक हो गई जिसकी वजह से सत्ता हाथ से निकल गई। बीजेपी से कमी ऐसा कभी है ही नहीं कि कमी रह गई। कमी तो हुई नहीं। अगर कमी होती तो वो 3 से 75 ने 77 सीट नहीं जाते, वो कमी हुई नहीं। दरअसल ये हुआ है कि बीजेपी ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया है बंगाल में, उनसे कमी नहीं हुई है। कमी होती तो वो 3 से 0 पे आ जाते। जिस तरह से कांग्रेस आ गई उस तरह से अगर 3 से 0 पे आ जाते बीजेपी। हकीकत ये है कि पूरे बीजेपी के जितने भी नेता हैं, राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, सभी ने जोर लगाया और सबके सब अच्छे से जाके बढ़िया से कैंपेन किया वहां पे, और बीजेपी 3 से 77 सीट पे आ गई। ये बहुत बड़ी बात है। बंगाल जैसे प्रांत में अगर बीजेपी 3 से 77 पे आ जाती है, टोटल 44 सीट का बढ़त, मतलब 74 सीट का अगर बढ़त हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। एक एक रही बात एक बीजेपी चीज का एक कैडर। चीज और हाँ, हाँ जी। एक चीज और मैं पूछना चाहूंगी कि नंदीग्राम से जो हार हुई, इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि ऐसी कौन सी चूक टीएमसी से हो गई जहां नंदीग्राम हाथ से निकल गया। नंदीग्राम, दरअसल देखिए, लोग ऐसे देख रहे हैं कि नंदीग्राम में ममता की हार जो है वो ममता की हार है। नहीं, नंदीग्राम से ममता हारी नहीं है। बल्कि अगर वो ये इतना कम मार्जिन 1900 वोट अगर मार्जिन है नंदीग्राम में ममता के हारने का, तो वो मेरे लिए, मतलब अगर आप बात करें तो मैं जो अपनी नजर से देख पा रहा हूं, तो मैं ये बोल रहा हूं कि ममता की जीत है, वो हार नहीं है। क्योंकि अगर अनुमानित जिस तरह से वहां शुभेंदु अधिकारी जो है, शुभेंदु अधिकारी अधिकारी फैमिली का बहुत बड़ा वहां वर्चस्व है नंदीग्राम में, जो कि मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो मेदिनीपुर उनका होम टाउन है। वहां पे दीदी वर्सेस दादा की लड़ाई हो रही थी और दादा वहां ज्यादा हावी थे, शुरू से हावी थे। वहां पे नंदीग्राम में ममता दीदी को, मेरे को ये लगता है कि उनके जो भी स्ट्रेटजिस्ट होंगे, उन्होंने इसलिए उनको वहां भेजा ताकि जो बीजेपी की हवा थी उसको कम करने के लिए। नंदीग्राम वहां हारना, तो वो सौरभ दरअसल हारी सौरभ हुई सीट थी। हाँ जी। सौरभ एक एक मिनट। सौरभ अगर जीतता कोई भी पार्टी हो लेकिन उसका जश्न किसी पार्टी में आग लगाकर मनाया जाए, ये तो कहीं नहीं लिखा हुआ। तो इसके बारे में वहां तो क्या माहौल है या फिर कैसी दहशत मची मची हुई है कि आग देखिए, लगाकर अगर ये जश्न कोई मनाया भी जा किया रहा है। हो, जी, अगर आग लगा के जश्न मनाया जा रहा है तो ये बहुत गलत है, मैं ये मानता हूं। लेकिन मैं ये भी मानता हूं कि वो आग कैसी थी। आग बड़ी थी, उसमें किसी को नुकसान हुआ, या फिर जस्ट एक इमेज किसी का खराब करने के लिए या किसी को कुछ दिखाने के लिए, लोगों में भय पैदा करने के लिए काम किया गया है। ये भी हो बिल्कुल सकता नहीं, है कि या फिर लोगों में कोई भय भी पैदा। रीजन कोई भी हो, या तो भय पैदा करने के लिए किया गया हो या फिर जश्न मनाने के लिए किया गया हो, कहीं ना कहीं ये पूरी तरीके से गलत है। तो क्या सरकार ने इस जी पे बिल्कुल कुछ गलत है, निर्णय लिया इसमें या कोई फिर। शक नहीं है, गलत है। जी, मैं भी ये मानता हूं कि ये और गलत है। अगर एक कोई भी पार्टी हो, चाहे वो टीएमसी हो या बीजेपी हो, अगर कोई भी ये काम करती है तो गलत है। अगर वो एक चीज और आग है लगा कि रही है बहुत
कोरोना से महामारी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। एक तरीके से पूरा देश जूझ रहा है इससे। ऐसा कहा जा रहा है कि 2 गज दूरी और मास्क है जरूरी। हर कॉलर ट्यून, हर एक चीज पे हमें ये प्रचार देखने को मिल रहा है। उसके साथ ही चुनाव किए जा रहे हैं, रैलियां की जा रही है, और जहां पे बिना मास्क लगाए हुए हमारे नेताएं, जो बड़े बड़े नेता है, वो आ रहे रैली में। तो ये कैसा संदेश है लोगों के बीच में? आप चुनाव खत्म होते ही लॉकडाउन लगा दे रहे हैं, और चुनाव जब हो रहा है तो आपका सब कुछ सही है वहां पे। अंजलि, जो भी वहां पे हुआ उसके लिए न मैं किसी भी पार्टी को दोषी नहीं मानता हूं, चाहे वो बीजेपी हो या टीएमसी हो या फिर कांग्रेस हो, अदरवाइज लेफ्ट हो, जो सीपीआईएम हो, जो भी हो, किसी को मैं दोषी नहीं मानता हूं। अगर इसके लिए मैं सबसे ज्यादा दोषी मानता हूं तो वो है इलेक्शन कमीशन, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का ही ये फैसला था। इलेक्शन कमीशन को देखना चाहिए कि अगर देश में ये कंडीशन उत्पन्न हो रहा है, इतना ज्यादा कोविड का केस आ रहा है, तो वहां ये काम करना ही नहीं चाहिए था, उनको बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। अगर वो इलेक्शन कमीशन ऐसा किया है तो वो इलेक्शन टोटली 100% में गलती मानूंगा कि इलेक्शन कमीशन की है। अगर आप ब्लेम करेंगे तो प्रधानमंत्री को भी ब्लेम कर सकते हैं, क्योंकि आप देश के प्रधानमंत्री हैं और एक स्टेट के चुनाव जीतने के लिए, और आप अगर भीड़ लगा रहे हैं, लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, याद है यही प्रधानमंत्री पिछले साल जब आते थे टीवी पे तो पूरा देश थम जाता था। इनके एक बात पे पूरे देश में लॉकडाउन लग गई थी, जनता कर्फ्यू। जनता कर्फ्यू कोई ना पुलिसिया फोर्स के कारण हुआ था ना किसी और के कारण, मोदी जी के एक जवान के कारण जनता कर्फ्यू लग गया था। पूरे देश की जनता उन पे इतना भरोसा करती थी कि घर में बैठक हो गई। लेकिन इस बार जो देखा गया कि लोगों का भरोसा कम हो गया है मोदी जी पर से, क्योंकि उनको अब ये लगा कि ये बस अपने फायदे के लिए करते हैं। पिछली बार जो जनता को ट्रस्ट था कि मोदी जी ने कहा है तो पक्का सही होगा, वो इस बार गलत हो गया। इस बार ये लगा कि जनता, नेता जो लोग होते हैं, मोदी जी जो है हमें बुड़बक बना रहे हैं। लोग तो ये भी कहना शुरू कर दिए कि कोरोना नाम की कोई चीज है नहीं, अगर कोरोना नाम की कोई चीज होती तो बंगाल में रैलियां नहीं होती। लेकिन सौरभ, जो चुनाव हुए, चुनाव खत्म होने के बाद जो वहां पे महामारी मच गई है, अभी हर दूसरे इंसान को कोरोना पॉजिटिव पाया जा रहा है। इस पे राजनीति अगर किया जाता है तो ये कितनी बुरी बात है कि कोई राजनेता ये कहता है कि किसी खास पार्टी का गलती है या फिर प्रधानमंत्री की गलती है। यहाँ तो जान बचाना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो सरकार के लिए या फिर बिल्कुल, ममता दीदी या फिर नरेंद्र मोदी के लिए जरूरी क्या होनी चाहिए? इस पे राजनीति तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, और या ये कहिए कि राजनीति होनी चाहिए, क्योंकि देश अब क्या है ना, देश के जो लोग हैं वो राजनीति देखना चाहते हैं। अब ये सोचिए कि जब तक लखनऊ में वो शमशान घाट का पिक्चर नहीं आया था बाहर, तब तक चिताओं के में कितने लोग जल रहे थे, लोग कितने जल रहे थे शमशान घाटों में पूरे देश में, उसका कोई पता नहीं आया था। लेकिन जब से इस पे राजनीतिकरण शुरू हुआ तब से ये मैटर आया, सरकार भी जागी। फिर ये हुआ कि चलो 2 फेज का, तब तक मतलब 6 फेज का इलेक्शन हो चुका था बंगाल में, फिर 2 फेज का इलेक्शन मतलब वर्चुअल रैली से किया गया, रैली वगैरह कैंसिल किया गया, तब जागे लोग। तो अगर ये कहिए एक मायने में राजनीति फायदेमंद भी है और राजनीति नहीं भी करना चाहिए। राजनीति ना, अगर नेता कोई है जो जैसे प्रधानमंत्री जिम्मेदार पद के, अगर ममता बनर्जी मुख्यमंत्री होंगी बंगाल में, अभी भी मुख्यमंत्री वो, जब तक इलेक्शन नहीं मतलब दूसरा कोई पार्टी नहीं आया था तब तक तो वो मुख्यमंत्री थी ही। तो ऐसे में उन लोगों को राजनीति के साथ साथ अगर वो किन्हीं की कमियां हैं तो निकालें, लेकिन उनको अपनी जनता का ख्याल रखना होगा। इसलिए क्योंकि अगर वो नहीं रखते हैं। सौरभ, एक चीज और कि जैसे सीटों के बारे में आप हमारे व्यूअर्स को कुछ बता सकते हैं कि कहाँ पे कौन सी सीटें कितने बहुमत से आगे निकल रही थी, या फिर एक आउटलुक दे सकते हैं आप सीटों के बारे में? बिल्कुल, देखिए दरअसल पहले क्या था ना कि सितंबर तक, इसमें मैं पूरा एक समरी रख देता हूं कि पूरे सितंबर तक, अगर सितंबर 2020 तक बात किया जाए तो सितंबर 2020 तक बंगाल की जनता ममता को हटाने का प्लान बना चुकी थी। इसमें कोई शक नहीं है, वो नहीं चाहती थी कि ममता फिर से आए। लेकिन 2020 के बाद ऐसा, मतलब सितंबर 2020 के बाद ऐसा हुआ कि एक तो कोरोना महामारी के कारण लोग फेल होते चले गए, प्रधानमंत्री भी अपना ट्रस्ट जीत नहीं पाए लोगों का वहां। दूसरा चीज कि वहां एक कैंपेन लाया गया जो कि प्रशांत किशोर जी के द्वारा लाया गया था दिसंबर में। 1 दिसंबर को कैंपेन लाया गया दुआरे सरकार करके। दुआरे सरकार में ये होता था कि सरकार की जितनी योजनाएं हैं, जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं, वो आपको आपके घरों में मिलेगी। मतलब आपके गांव में जो स्कूल होंगे या कहीं कैंप लगा के, जो भी सरकारी मतलब बिल्डिंग होंगे वहां पे कैंप लगा के आपको सारी सुविधाएं दी जाएगी, और वो दी गई। आयुष्मान भारत बिहार के कितने लोगों के पास पहुंचा ये पता नहीं है, लेकिन बंगाल में हर एक लोगों के पास
हेल्थ कार्ड पहुंच गया है, स्वास्थ्य साथी कार्ड जो था वो बहुत ज्यादा ये इफेक्ट डाला वहां के लोगों का माइंड सेट करने में। उससे क्या हुआ कि पब्लिक जो थी वो ये सोचने लगी कि ये वही ममता है जो फर्स्ट सेशन में ममता थी। जिस तरह से वो पहले एक्शन में आके, जब पहली बार ममता आई थी बंगाल में, तो एक्शन में आके तुरंत काम करना शुरू कर दी। सेम वही कंडीशन इस बार भी वो देखी कि 1 महीने में सारा का सारा जितना भी काम रुका हुआ था सब हो गया, तो लोगों का ट्रस्ट फिर से ममता की तरफ बन गया। उसके बाद एक और काम इसके हुआ। साथ ही सौरभ, मेरे पास एक और क्वेश्चन है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ऐसी कौन सी बात थी जिससे नरेंद्र मोदी इतने एश्योर थे, इतने मतलब मतलब दृढ़ संकल्प से बोल रहे थे कि वो जीतने वाले हैं, उनको 200 पार कर जाना है, 200 का आंकड़ा उन्हें पार कर जाना है। तो ऐसा कौन सा एक मुद्दा था जिसकी वजह से उन्हें इतना कॉन्फिडेंस था खुद पे कि वो जीतने वाले हैं? दरअसल अंजलि, मैं इस पे एक बात बताता हूं कि ये बीजेपी पार्टी की रणनीति होती है। चाहे आप कहीं चले जाइए, बंगाल इलेक्शन देखिए, दिल्ली इलेक्शन देखिए, छत्तीसगढ़ इलेक्शन देखिए, झारखंड इलेक्शन देखिए, हर एक इलेक्शन में जब तक इलेक्शन का रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक बीजेपी बहुमत में होती है। जब तक इलेक्शन का रिजल्ट ना आ जाए बीजेपी ही जीतती है। लेकिन जब रिजल्ट आने के बाद बीजेपी हार जाती है। वो यूं होता है कि वो पब्लिक में ये भावना नहीं आने देते हैं, पहले से निगेटिविटी नहीं आने देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हमारे कार्यकर्ता में पॉजिटिविटी रहे, इसलिए वो माहौल बनाते रहते हैं, बोलते रहते हैं। उनका कोई मतलब ग्राउंड रिपोर्टिंग से उनका कोई मतलब नहीं होता है। मतलब ग्राउंड में क्या हो रहा है उससे सौरभ, उनको तो मतलब नहीं है। सौरभ, आप हमारे व्यूअर्स को बता सकते हैं कि 200 के आंकड़े के बारे में बात हो रही थी, तो जी आखिरकार आके उन्होंने कितना हासिल किया? देखिए, आखिरकार 200 आके का आंकड़ा उन्होंने वो तो कितना आपके भी हासिल सामने है किया? कि उन्होंने क्या हासिल किया। उन्होंने टारगेट किया था हाँ। 200 को 77 सीट लाएं। देखिए, उसका सबसे बड़ा रीजन था कि बंगाल में एक प्रचलन है कि वो कभी भी बाहरी लोगों को देखना नहीं चाहते। मतलब ऐसा नहीं, मैं ब्लेम करूंगा कि देखना नहीं चाहता, ऐसा नहीं है। कोलकाता में अगर बात किया तो सबसे ज्यादा बिहारी रहते हैं, हर जगह दुकानें हैं बिहार की, और अलग अलग जगह पे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में लोग हैं बाहर के, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एक होता है कि बंगाली वर्सेज हिंदी भाषी, ये थोड़ा सा वहां चलते आया है। उसमें क्या होता है, बंगाल के लोग बाहरी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और बीजेपी में जो 277 सीट आ गई, उनके टारगेट जो अचीव नहीं हुए, उसका रीजन ये था कि उन्होंने कभी मुख्यमंत्री फेस अनाउंस ही नहीं किया। तो लोगों को विश्वास ही नहीं हुआ कि पता नहीं ये है किससे मुख्यमंत्री बना सौरभ, दिए। सौरभ, जी ये सारी बातें अलग हैं। हर जगह क्या हो जाता है कि इंसान का काम बोलता है। तो ममता जी दीदी के 2-4 कामों को क्या आप हाईलाइट कर सकते हैं कि कौन-कौन से कामों ने लोगों का एक मानसिकता को जीता कि हाँ, अगली बार भी दीदी को ही आगे जिताना है या फिर आगे उन्हीं की सत्ता होनी चाहिए? तो ऐसी कौन-कौन सी देखिए, बेहतरीन काम, जैसे हम अगर केजरीवाल के बारे में बात करते हैं, तो उसके एजुकेशन पॉलिसी के बारे में हम जानते हैं। लोगों के लिए, लड़कियों के लिए उन्होंने क्या-क्या फैसिलिटीज दी है उसके बारे में जानते हैं। उसी तरह अगर जी कंपेयर करके हम ममता दीदी के बारे में बात करें तो उन्होंने क्या-क्या किया है बंगाल में? सबसे बड़ी बात है कि अगर मैं इस पे बात करूं तो यहाँ पे ये है कि ममता बनर्जी जो हैं, उनका छवि पूरा साफ है। एक चीज तो उनके लिए पॉजिटिव बात हो गया कि उनका छवि पूरा साफ है। उन पे आज तक एक भी एलिगेशन नहीं लगा है। ना वो सूट पहनती है, वो 500 की साड़ी, 500 तो लोग बोलते हैं लेकिन ऐसा नहीं है 500 की साड़ी होती होगी, उस पे नहीं। मतलब सादा जीवन है उनका, हवाई चप्पल में चलती हैं, मतलब सादा रहती हैं। कभी भी वो भवानीपुर वाले वो पुराने से घर में, छोटे से घर में, जो उनका झोपड़ी नुमा घर है, उसी में रहती हैं। एक तो उनका पॉजिटिव थिंग हो गया। दूसरा चीज हो गया कि जब प्रशांत किशोर आए वहां पे, तो उन्होंने पराये सौरभ, समाधान करके सौरभ, पारे सौरभ, पारे वो समाधान जो है। कैसे रह रही हैं? सौरभ, वो कैसे रह रही हैं? उनका लाइफस्टाइल क्या है इसके बारे में नहीं, वो क्या-क्या चीजें, फैसिलिटी प्रोवाइड की है अपने सिटीजन्स बिल्कुल को, बिल्कुल, मैं उसी पे आ रहा अपने हूँ, मैं वहां के उसी पे आ बंगाल के रहा हूँ। लोगों को? मैं हाँ, जी बिल्कुल, मैं उसी पे आ जी। रहा था। मैं ये बोल रहा था कि उनके लिए वो पॉजिटिव थिंग थी कि लोग उन पे भरोसा करते हैं। दूसरा चीज कि उन्होंने जब द्वारे सरकार कैंपेन ला के जब लोगों को सरकारी योजनाएं दे दी घर घर तक, जब स्वास्थ्य साथी कार्ड लोगों को दिया, तो स्वास्थ्य साथी कार्ड के बारे में बहुत सारी निगेटिविटी बीजेपी की तरफ से फैलाई गई कि ये काम नहीं करता है। जबकि ये है कि वो बहुत सारे लोग थे जिनको काम कर रहा था, तो वो तो बोलेंगे कि काम किया है। हॉस्पिटल में गए, किसी के बच्चे का इलाज हो गया, किसी के हार्ट का ऑपरेशन हो गया, 5 लाख रुपए बहुत बहुत बिल्कुल, बड़ी बात बिल्कुल। होती है। उसके बाद आने वाले समय के लिए द्वारे सरकार जितना आसानी से लोगों को सुविधा मुहैया कराती थी, इसे उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में यूज किया। मैनिफेस्टो में उन्होंने बोला है कि हर साल 2 बार, मतलब एक बार ये मई जून के महीने में, एक बार दिसंबर में द्वारे सरकार लाया जाएगा। मतलब ये है कि बंगाल में अब सरकारी काम 6 महीने पे आपके द्वार पे होगा। तो मतलब इस पे लोग भरोसा किए। दूसरा चीज था कन्याश्री योजना। कन्याश्री योजना में जो 25,000 रुपए सबको, लड़कियों को उन्होंने बांटा है, वो कहीं ना कहीं जो डायरेक्ट पैसा मिला है उन लोगों को, लड़कियों के जो गरीब लोग हैं, जो मतलब ज्यादातर अगर बात कीजिए तो आदिवासी तबका लोग रहते हैं मतलब बंगाल में। आपके कहने का थोड़ा मतलब शहरों की है, बात नहीं आपके करें तो। कहने का मतलब है कि अगर सरकार के पेपर से अगर किसी आम इंसान के खाते में पहुंचने तक
जो ड्यूरेशन है वो काफी बढ़ जाता है, 6 महीने 1 साल लग जाते हैं। तो इसका मतलब है कि बंगाल में जी काफी जल्दी इसका निष्कासन हुआ, लोगों तक बहुत बहुत जल्दी जल्दी पहुंचा कंप्लीट हुआ, जो भले भी ये पैसे। पहले का जी अनाउंसमेंट था, ये 4 साल में नहीं हुआ, लेकिन प्रशांत किशोर ने प्लान बनाया और ये तुरंत कंप्लीट हो गया। सबसे बड़ी बात है कि ये दिसंबर 1 से लेके जनवरी 25 तक, सोचिए मात्र 2 महीने से भी कम अंतराल में ये काम हो गया, सबको मिल गया, सबको टैब के लिए पैसे मिले। पहले तो बोला गया था कि टैब देंगे, लेकिन लॉकडाउन के कारण और कुछ मतलब चुनाव के कारण अब ये कहिए कि टैब का अवेलेबिलिटी नहीं हो पाया, उनको नहीं मिल पाया था, तो सबके अकाउंट में 10-10 हजार रुपए दिए गए। कन्याश्री योजना के तहत जी शादी के लिए सबको 25-25 हजार रुपए दिए गए। अब बताइए कि अगर इस तरह से लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा तो लोग ट्रस्ट करेंगे। अगर किसी के हाथ में अगर कोई गरीब आदमी है जिसको बेटी के शादी के लिए पैसे नहीं है, बेटी के शादी के लिए उनके पास, तो बिल्कुल वो अगर बिल्कुल 25,000 रुपए बिल्कुल। पा जा रहे हैं अगर उन्होंने काम नहीं तो किया उनको होता ये तो इफेक्ट। इतनी भारी बहुमत उन्हें मिलती नहीं। सबसे पहली बात बिल्कुल, है कि अगर उन्होंने काम नहीं किया होता तो उन्होंने पिछली बार क्या किया ये मैटर नहीं करता, उन्होंने अभी क्या किया वो लोगों को याद रह गया। चुनाव के टाइम में उन्होंने क्या किया ये लोगों को याद रह गया, और जाके वो तृणमूल का बिल्कुल। मतलब जो भी है बटन दबा और दिया। और दूसरा एक चीज एक ये चीज है। और सौरभ, एक चीज और सौरभ, कि हमने जहां भी दीदी को बोलते हुए देखा है, उन्होंने बहुत ही मतलब एक कॉन्फिडेंस के साथ स्टेज पर उतर के अपने आप को एक प्रस्तुत किया हुआ है। बिल्कुल जैसे उन्होंने एक बार कहा था कि जो दीदी से टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा, ऐसा बहुत कुछ ऐसा स्लोगन उन्होंने दिया था कोलकाता वाले लोगों के जी सामने, और लोगों का भरोसा भी जीता, काम से भी जीता। तो इसके बारे में जो दरअसल जीत का जश्न है आम लोगों में, क्योंकि रोड पे तो ये जश्न मनाया नहीं जा सकता क्योंकि कोरोना की वजह से बहुत भीड़ इकट्ठा नहीं की जा सकती, फिर भी लोग कितने खुश है वहां पे, क्योंकि आप तो वहां से जुड़े हुए हैं, इसलिए आप बता सकते हैं कि लोगों में कितना उत्साह है कि फिर से दीदी उनके लिए क्या क्या नई नई फैसिलिटी लेके आएंगी, नई नई स्कीम्स लेके आएंगी। देखिए क्या है अभी वहां का जो सीन? मैनिफेस्टो में लॉन्च किया गया है, जो मैनिफेस्टो वहां का था वो बहुत ही बेहतर लगा। बीजेपी के हवा, मैं ये नहीं किसी पार्टी के मैनिफेस्टो का हवा हवाई तो नहीं बताऊंगा, लेकिन जो उन्होंने बिहार में अनाउंस किया कि मैं फ्री वैक्सीनेशन दूंगा, अभी बिहार का हाल आप देख लीजिए। बिहार में इलेक्शन नहीं है, उन्होंने अनाउंस कर दिया फ्री वैक्सीनेशन 1 मई से होगा, लेकिन आज बिहार में वैक्सीन नहीं है। नीतीश कुमार ने मुंह उठा के बोल दिया कि वैक्सीन नहीं है, नहीं मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा, कब मिलेगा उसका कोई पता नहीं है। और जहां तक सच्चाई ये है कि हमारे पास उतना वैक्सीन नहीं है, पूरे देश में नहीं है कि हम 45 साल से ऊपर के लोगों को अगर वैक्सीन देना शुरू करेंगे, जितना भी हमारे पास वैक्सीन है, तो अगस्त तक भी नहीं चलेगा। हमारे पास उतना वैक्सीन है नहीं, प्रोडक्शन भी नहीं हो पा रहा है, रॉ मटेरियल का भी दिक्कत है, प्रोडक्शन हो रहा है बहुत स्लो, मतलब बहुत स्लो हो रहा है। तो एक तरह से बीजेपी का जितना भी मैनिफेस्टो था उसको पहले ही उन्होंने काउंटर करने में, बीजेपी मतलब टीएमसी जितने भी थे रणनीतिकार, उन्होंने उनको काउंटर अच्छे से किया कि इनका मैनिफेस्टो फेल है, हमेशा फेल होता है, हर जगह फेल होता है। क्या किया इन्होंने, 15 लाख नहीं दिया। क्या किया इन्होंने, पूरा जो बोले थे कि हम हिंदू राष्ट्र बना देंगे या जो भी है, जो भी उनका मैनिफेस्टो में था, सीए कर देंगे, ऐसे कर देंगे, वो सब बहुत इफेक्ट डाला। अब इनका क्या हुआ है कि इन्होंने जो बोला वो करके 1 महीने में दिखा दिया। दूसरा चीज कि इन्होंने एक चीज और बोला, अब जो इनका मैनिफेस्टो था उसमें यह था कि जितने भी लोग हैं उनको राशन हर एक घर में मिलेगा। दूसरा चीज कि जो महिलाएं हैं, घर की जो मुखिया है, उनको 1,000 रुपए सबको दिया जाएगा हर एक महीने। तो ये बहुत बड़ा इंपैक्ट डालता है महिलाओं की लाइफ पे, क्योंकि महिला लोग के पास, जो गरीब महिला है उनके लिए 1,000 रुपए, जो गांव में रहती है, घर में रहती है, उनके लिए 1,000 रुपया बहुत मायने रखता है। तो ये सब चीज इम्पैक्ट बिल्कुल डाला। जो बिल्कुल मैनिफेस्टो उनका था कि घर घर तक हम राशन पहुंचाएंगे, ये सब भी बहुत इफेक्ट डाला है। और ये सब काम ऐसे हैं जो लोगों को दिखता बिल्कुल है कि ये सौरभ। आसानी से हो सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं इस नए सत्र के लिए, एक नए जो एक राजनीति दौर जाने वाला है, या फिर जो बहुमत आई, एक अलग सा कॉन्फिडेंस आया सब में। अब लोग अब दुगनी गति से अपने लिए आगे प्रोग्रेस के लिए काम करेंगे। और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी सारी बातें करने के लिए। तो फिर सौरभ आपसे हम मिलते हैं थैंक यू, अगले सेशन में। थैंक यू सो मच। Thanks for watching Rebel News India. Stay tuned for more updates. Don't forget to like, share and subscribe.